जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन की, प्राकृतिक आपदाओं की। देखिए मित्रों, प्राकृतिक आपदाएं देखा जाए तो मनुष्य जनित कारण होती हैं और इसके पीछे खुद प्रकृति जो प्राकृतिक विनाश लीला है वह भी होती है। और अभी अध्ययन ये किया गया है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर जनित या यूं कह लीजिए प्रकृति की देन होती है। इसके लिए धरती के भीतर ताप, दाब, आयतन, भूस्खलन, प्लेटों का खिसकना, ये तमाम तरह की जो बातें होती हैं मित्रों, इस प्राकृतिक आपदा से भयंकर जनहानि, मानव व्यवस्था को बहुत ही भयानक तांडव का सामना करना पड़ता है साथियों। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं, क्यों आती हैं और इसके पीछे हमारा आपका क्या नजरिया होना चाहिए कि एक सामूहिक हम प्रयास करें ताकि प्राकृतिक आपदा से हम बच सकें, लोगों की मदद कर सकें। उसके लिए तमाम तरह के बातों पर इस क्लास में चर्चा की जाएगी। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये प्राकृतिक संकट तथा प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, ये इसी क्लास पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, इस तरह से देखा गया कि दो तरह से, एक मानव जनित आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है साथियों। देखिए, मानव जनित आपदा अगर बात आती है तो आपका ध्यान सबसे पहले मनुष्यों द्वारा किए गए पर्यावरण के साथ भयानक मजाक, जो विकास की अंधी दौड़ में हमारे समाज ने, हमारे राष्ट्र ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोगों ने मिलकर जो एक सामूहिक तांडव किया है प्रकृति के साथ, उसका खामियाजा हमें आपको भुगतना पड़ेगा। इससे हम आप बच, क्योंकि हम लोगों ने सामूहिक गलती की है, इसलिए दंड भी सामूहिक मिलेगा। एक आदमी पेड़ पौधा बहुत लगाए लेकिन वो बच नहीं सकता, क्योंकि गलती सामूहिक हुई है, इसलिए सजा भी सामूहिक मिलती है प्रकृति में। तो पर्यावरण के साथ जो घिनौना खिलवाड़ आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है, इसके लिए ये मानव जनित आपदा आती है। मानव जनित आपदा, पर्यावरण के साथ जो भयंकर मजाक हम लोगों ने किया है मित्रों, इसी से रिलेटेड है प्राकृतिक आपदा। देखिए, प्राकृतिक आपदा यदि प्रकृति द्वारा होती है, फिर भी ध्यान रखना होगा कहीं न कहीं से प्राकृतिक आपदा में कुछ ऐसे रीजन्स हैं, अभी चर्चा होगी, जिसके पीछे मनुष्य खुद जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ देखिए, प्राकृतिक आपदा को भी चार तरह से अध्ययन किया जाता है। एक कहा जाता है वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा, दूसरा भौमिक प्राकृतिक आपदा, जलीय प्राकृतिक आपदा, जैविक प्राकृतिक आपदा। साथियों, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा में बर्फीला तूफान, अब बर्फीले स्थानों पे जो बर्फीला तूफान होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा। तड़ित, झंझा, टोरंडो, ये सब तूफान है मित्रों, ये सब तूफान है। और चक्रवात, देखिए साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में उठते हैं। चक्रवात की यद्यपि सूचना पहले हो जाती है, मौसम विभाग इसको पहले बता देता है, लेकिन भयानक विनाश लीला खेलता है। अभी हाल के दिनों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जो भी चक्रवात आए हैं, वो कहीं न कहीं से पूरे भारत को अपने लपेटों में, अभी बंगाल की खाड़ी से तो बराबर चक्रवात उठते रहते हैं। अभी हाल में अरब सागर से भी चक्रवात उठे और इनका प्रभाव, इनका असर सीधे भारत पे पड़ता है मित्रों। ये यद्यपि सूचना पहले मिल जाती है, लेकिन भयानक विनाश लीला होती है इन चक्रवातों से, उस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से साथियों। उसके बाद सूखा, देखिए मित्रों, सूखा यानी बरसात का न होना, ये कहीं न कहीं से अपने आप में बहुत भयानक विनाश लीला होती है। महामारी कह लीजिए, महामारी टाइप की हो जाती है। अकाल कह लीजिए, अकाल एक शब्द होता है इसके लिए। ये वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और पाला और शीतलहर, मित्रों, पाला और शीतलहर, जब टेम्परेचर लगभग 0 के आसपास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है तो फसलें सूख जाती हैं, इसको पाला कहा जाता है। शीतलहर, ठंडियों में जो है भयानक लहर होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, काफी भयानक, लोगों को जो है शीतलहर से सामना करना पड़ता है। इसे पाला और शीतलहर कहा था। लू, मित्रों, अभी हाल पिछले साल जो है लू के थथोड़े आपको खूब पड़े हैं। लू
मई जून में जो है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इंसान मित्रों इससे झुलस जाता है। और उल्कापात, अभी उल्कापात की भी चर्चा हो जाए मित्रों। ये उल्कापात, ये वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। और भौमिक आपदा के अंतर्गत भूकंप। साथियों, भूकंप के नाम सुनते ही आपके मन में एक डर सा हो जाता है। पूरी धरती के अंदर जो प्लेटें, अभी हमने कहा ताप दाब के कारण जब कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है तो क्या बनती है, भूकंप होती है। विशेषकर हिमालय पेटी में तेज से भूकंप उठते हैं मित्रों। ये उसका असर उत्तर भारत तक पड़ता है। गुजरात का जो भुज या कच्छ का क्षेत्र है, यह भी भूकंप पेटी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे समझ लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जो नवीन बलित पर्वत है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ निर्माण होते रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि भूकंप की पूर्व सूचना नहीं हो पाती। और अगली चीज, भूकंप को जो मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर, या उसको कह लीजिए कि उसको एक पैमाने में मापा जाता है, और भूकंप की पूर्व सूचना नहीं होती, भयानक नुकसान होती, भयानक विनाशलीला भूकंप करता है साथियों। उसके बाद आता है अगला नंबर ज्वालामुखी का। मित्रों, ज्वालामुखी से यद्यप लाभ भी होते हैं और हानि भी होता है। ज्वालामुखी से तो लाभ, लावा मिलता है, काली मिट्टी मिलती है, तमाम तरह के रासायनिक दग्ध पदार्थ मिलते हैं, लेकिन नुकसान भी होता है साथियों। और भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्रों में मित्रों अत्यधिक वर्षा के कारण, कह लीजिए मिट्टी के कटान के कारण और पर्वतों के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूस्खलन होता है। पूरा का पूरा पहाड़ी घिसक कर नीचे गिर जाता है, बहुत ढेर सारे नुकसान हो जाता है मित्रों। इसे भूस्खलन कहा जाता है। हिमपात भी पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फ जब नीचे गिरते हैं उसको जो है हिमपात कहा जाता है साथियों। मृदा अपरदन, यदि देखिए मृदा अपरदन और भूस्खलन में थोड़ा सा अंतर है। भूस्खलन जो होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। यदि नदियां जहां पे हैं, नदियों के कटाव को एक तांडव टाइप का हो जाता है, बस्ती की बस्ती उजड़ जाती है। इसे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है साथियों। बाढ़, जलीय आपदा में बाढ़ देखिए, जब भयानक बरसात होती है तो बाढ़ आती है। बाढ़ में भी मानव लीला का भयंकर तांडव होता है मित्रों। उसमें जलीय जीव, स्थलीय जीव सब सक्रिय हो जाते हैं। बाढ़ का मतलब एक तरह से बाढ़ के लौटने के बाद जो विभीषिका देखने को मिलती है, वो कहीं न कहीं से एक बहुत दर्दनाक स्थिति बनती है मित्रों। और उसके बाद ज्वार, ये ज्वार समुद्र तटीय क्षेत्रों पे इसका असर देखा जाता है। यदि ज्वार से लोग अटैक तैयार रहते हैं, चूंकि ये निश्चित होता है 24 घंटे में एक बार, महीने में एक बार, तो ये कहीं ना कहीं से जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो इनसे जो है अपने आप में सतर्क रहते हैं साथियों। अब महासागरीय धाराएं, ये भी नुकसानदायक है, इसके बारे में भी जानकारी हो जाती है। सुनामी 26 दिसंबर 2004 की सुनामी भयंकर तांडव मचा चुकी है मित्रों। समुद्र के बीच में जब ताप दाब के कारण भूकंप आता है तो भयंकर लहरें उठती हैं। 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठती हैं, इसे सुनामी कहा जाता है। ये जो है कहीं ना कहीं से तटवर्ती इलाकों को तबाह कर देती है मित्रों। सुनामी, अभी हमने आपसे बताया 26 दिसंबर 2004 की जो सुनामी आई थी, दक्षिण भारत सहित लगभग आधे भारत को उसने प्रभावित कर दिया था साथियों। और इसके बाद अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, ये जलीय आपदा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं साथियों। आगे हम आपको चर्चा करेंगे जैविक आपदा। देखिए साथियों, जैविक आपदा कहीं न कहीं से आप और हमारा यानी मानवों का विशेष उसमें जो है खुराफात है, यूं कह लीजिए। बर्ड फ्लू मुर्गियों में और स्वाइन फ्लू और कोविड-19 और टिड्डी, डेंगू, फफूंद, वायरल संक्रमण, ये तमाम तरह की जो है आपदाएं होती हैं, आए दिन देखने को मिलते हैं। ये इनमें जो है विशेषकर हमने अभी आपसे कहा कि मानवों का विशेष योगदान होता है। किसमें? इसमें जो जैविक आपदा, कहीं न कहीं से अत्यधिक साइंस के प्रयोग ने भी हमें आपको बर्बाद कर डाला है मित्रों। हमें आपको वहां भी जो है इस पर विशेष फोकस करना होगा। आइए हम थोड़ा सा आपदा प्रबंधन की चर्चा कर लें। देखिए मित्रों, आपदा के बारे में अगर हम पहले जान गए हैं, या आपदा के समय या आपदा के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपदा के बाद भयानक विनाशलीला आई, तो इसको निपटने के लिए हमको कुछ न कुछ रणनीतियां अपनानी पड़ी युद्ध स्तर पर। इसी को आपदा प्रबंधन कहा जाता है साथियों। देखिए, इसके लिए 3 तरह के उपाय
आपदा से पहले, यदि अगर हम जान गए हैं कि आपदा आने वाली है तो हम क्या क्या करें, इनके आंकड़ों को निर्धारित करें, लोगों को वहां से हटाया जाए, पुनर्वास किया जाए, लोगों को सूचित किया जाए और योजना बनाई जाए और तैयारी की जाए कि आपदा आने वाली है तो हम क्या क्या करें कि हम इससे अच्छी तरीके से निपट लें। यद्यपि तो हम नहीं जान पाए कि आपदा आ गई, जैसे भूकंप है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना, आपदा के समय क्या करना है, राहत कैंप बनवाने चाहिए और वहां के लोगों को शुद्ध जल, दवाइयां, भोजन, इन सब की तमाम तरह की व्यवस्था, आपदा के समय हमको कहाँ किस तरह से लेटना है, कोने में बैठना है, इन सब का तमाम ध्यान देना होगा। ये आपदा के समय की बात होती है मित्रों। उस समय भयंकर लीला होती है, कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ऐसे में अगर आप योजनाबद्ध तैयारी से इसका अध्ययन किए हैं तो इस विषम परिस्थिति में वह तैयारी आपको काम आ सकती है साथियों। और आपदा के बाद देखिए, जब आपदा चली जाती है तब हमें आपको एक अध्ययन करना चाहिए कि आपदा, अब हम ऐसा क्या करें कि दोबारा आपदाएं न आए। तो ऐसी स्थिति में इसका भी बखूबी अध्ययन किया जाए कि दोबारा आपदा न आए, इसके लिए हमको एक रणनीति बनानी चाहिए, बैठकें करनी चाहिए, आपस में एक तैयारी करनी चाहिए कि यार क्या ऐसा किया जाए कि आपदा दोबारा न आए। ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मित्रों इसका अध्ययन किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया साथियों, सुनामी के बाद सारी कहानी शुरू हुई और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की गई। एक देखिए प्रयास किया गया हमारे विद्वानों द्वारा, हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा। और उसके बाद मित्रों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 12 जुलाई 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी गठन किया गया कि इसका अध्ययन किया जाए कि आखिर किस तरह से आपदाओं से निपटा जाए, आपदाओं के बारे में बकायदे जो है इसका अध्ययन करके बच्चों को सूचना दी जाए, पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। और लास्ट में मित्रों पृथ्वी आयोग, 12 सदस्यीय पृथ्वी आयोग का गठन किया गया। साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे क्लास का एक थीम कि आपको पर्यावरण का बखूबी अध्ययन करना चाहिए और पर्यावरण को क्लासों में निशस्त्र रूप से लागू करना चाहिए और हमारा आपका दायित्व हो कि हम आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें जहां तक हो सके। यद्यपि विकास की इस अंधी दौड़ में विज्ञान का प्रयोग अति आवश्यक है, लेकिन कभी कभी हम विज्ञान के प्रयोग के समय यह भूल जाते हैं कि विज्ञान का बाप प्रकृति है। यूं कह लीजिए कि विज्ञान के ऊपर कहीं न कहीं एक, अब चाहे उसको आप मानवीय ताकत कह लीजिए, चाहे ईश्वरीय ताकत कह लीजिए, चाहे प्रकृति कह लीजिए, जहां से भी आप सोचेंगे एक अंतिम सत्ता है। हमें उसको स्वीकार करके उसके साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ हमको छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। जय साथियों।